हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। ट्रिकी आईएम विथ एनएल स्टडी में आपका पुनः स्वागत है दोस्तों। जैसा कि हमें विदित है, हमने राजस्थान का भूगोल है इससे संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला चला रखी है और इसमें हम एक एक करके 4 अध्याय तो कवर कर चुके हैं। जैसे राजस्थान की जो संभागीय व्यवस्था है, इस टॉपिक से आपके सिलेबस में ये टॉपिक है अथवा नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस टॉपिक से प्रश्न पूछने की बहुत ज़्यादा संभावना बन गई है दोस्तों, क्योंकि 41 जिले बन गए हैं। अब पहले 33 हुआ करते थे, फिर 50 हुए, लेकिन अब 41 हैं। मैंने शुरू में ये वीडियो में काफ़ी अच्छे ढंग से ये बता रखे हैं। तो एक तो वो, दूसरा राजस्थान का जो क्षेत्रफल स्थिति में विस्तार है, वहाँ से भी प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं और आगे पूछे जाएंगे, वो कवर करवा दिया। तीसरा राजस्थान का जो भौतिक स्वरूप है इसके बारे में, और चौथा राजस्थान की मृदाएं। आपके टॉपिक आपके सिलेबस में देख लेना अगर ये अध्याय है, और लगभग राजस्थान का जीके उसमें हमें पता है राजस्थान का इतिहास, कला एवं संस्कृति, भूगोल एवं राजनीति से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं ज़्यादातर, और अर्थशास्त्र से संबंधित तो ज़्यादातर करंट में पूछे जाते हैं। तो यहाँ मैं आपको पूर्ण तसल्ली के साथ कह सकता हूँ कि आप चाहे राजस्थान का भूगोल है इससे संबंधित किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आपके सिलेबस में राजस्थान का भूगोल है, तो उस के अंदर जो मैं ये अध्याय करवा रहा हूँ, इसमें अगर आपने पढ़ लिया तो यहाँ से बाहर आने की संभावना बहुत ही नगण्य नामात्र की रहेगी। लगभग 90% कोर्स आपका इसके माध्यम से कवर हो जाएगा, और 90% लाने का मतलब है कि सिलेक्शन हमारा श्योर है। चाहे आप किसी भी बुक पढ़ लो, 90% से ज़्यादा कंटेंट उसमें नहीं मिलता है, और पूर्ण रूप से अगर कोई कंटेंट मिल ही गया तो वो फिर कोई 100-200 पेज की किताब नहीं होगी, वो फिर 3-4 हज़ार पेज तक की हो सकती है। वहाँ से पूर्ण रूप से कवर होने वाले प्रश्न मिलेंगे। तो यहाँ मैं आपको सिर्फ सीमित सामग्री के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ हमारे इस चैनल की एक विशेषता यह भी है कि सबसे पहले तो जो भी हम अध्याय पढ़ने जा रहे हैं, उस अध्याय की जो आधारभूत रूपरेखा है उसके बारे में बहुत ही आसान तरीके से हमारा जो स्थानीय हाव भाव है, हमारी स्थानीय बोली है, उसके माध्यम से समझने का प्रयास किया जाता है कि किस प्रकार से क्या घटना कैसे घटित हुई। अगर ये वन है, चाहे मिट्टी है, अगर मिट्टी इस प्रकार की यहाँ है तो वो इसी रंग की क्यों है, दूसरा कलर क्यों नहीं हुआ। या फिर प्राकृतिक वन है, अगर यहाँ कांटेदार वन है तो ये कांटेदार ही क्यों है। हालांकि अपने अपने स्तर पर सभी अच्छे ढंग से बताते हैं, लेकिन मैं अपने इस चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ कि इसमें सबसे पहले तो कारण के बारे में बताया जाता है, और मोटा मोटी जो आधार है तैयार किया जाता है उसको समझाया जाता है, और उसके बाद में आज तक जो पीछे परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों का भी एक एक करके अध्ययन करवाया जाता है। और वो भी एक आपने गौर किया होगा, जैसे प्राकृतिक वन है, इससे संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्दावली लास्ट में समझाई जाती है। उस शब्दावली में हमारे इस समझने के बाद अगर कोई बिंदु ऐसा रह गया जो परीक्षा में पूछा गया है, तो उनको उस शब्दावली के माध्यम से समझने का प्रयास किया जाता है, और उसमें समझने के बाद हमारा अध्याय है, टॉपिक है, वो पूर्ण रूप से कवर हो जाता है दोस्तों। और यहाँ से फिर बाहर प्रश्न बचने के चांस बहुत ही कम रहते हैं। तो पहले तो आप इस मैप के माध्यम से जो भी हम पाठ पढ़ते हैं वो मैप के माध्यम से बताया जाता है। तो जो मैप के माध्यम से आपको जानकारियाँ दी जाती हैं वो उनको रटना नहीं है, सिर्फ अपने दिमाग में फिट करना है कि आखिर इस प्रकार से कैसे हुआ। तो सबसे पहले तो वो मैप अपने दिमाग में फिट कीजिए, और फिर रटने वाली बात आती है, वो महत्वपूर्ण शब्दावली, उसके माध्यम से मैं बता देता हूँ। कोई प्रश्न अगर छूट भी गया तो उसमें आ जाएगा। तो आज तक जो परीक्षा में प्रश्न पूछे गए वो प्लस ये जो आजकल एक ट्रेंड और बन चुका है प्रश्न पूछने वालों का कि वो हमारा दिमाग परखने के लिए कई बार प्रश्न को उलझाने की कोशिश करते हैं, तो उसके लिए ये हमारे दिमाग में फिट होना ज़रूरी है। इसलिए दोनों मिलाकर हमारा कल्याण करने वाली सामग्री उपलब्ध बन जाती है।
तो यहाँ बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। आज का ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, राजस्थान में प्राकृतिक वन एवं उनका संरक्षण। तो देखिए, सबसे पहले तो ये मैप चाहे सही है या गलत है। राजस्थान में जो वन है उनके बारे में सबसे पहले 1968 में चैंपियन एंड सेठ ने वर्गीकरण किया था दोस्तों। 1968 में उन्होंने राजस्थान में दो प्रकार के वन बताए थे। एक तो शुष्क उष्णकटिबंधीय पर्णपाती और दूसरा उष्णकटिबंधीय कंटीले। एक तो कंटीले, ये देखिए कांटेदार है ना, एक तो कंटीले शुष्क उष्णकटिबंधीय कंटीले, और एक बताया था पर्णपाती जैसे ये मिश्रित पतझड़। पर्ण का मतलब होता है पत्ती, और पत्ती गिरना, पर्ण पत्तियों का गिरना, पतझड़ वही होता है। पर्णपाती का मतलब है पतझड़। तो पतझड़ वाले वन और कंटीले वन, इस प्रकार दो भागों में विभाजन किया था किसने? चैंपियन एंड सेठ ने 1968 में। हाँ, आगे मैं लिखित में भी आपको बता दूंगा, लेकिन एक बार सिर्फ समझ लो कि दो भाग बना दिए। दो प्रकार के वन 1968 में बताए किसने? चैंपियन एंड सेठ ने। एक तो पर्णपाती, एक कंटीले, बस सीधे याद रख लो। आगे एक मैप और मैं बता रहा हूँ, जैसे ये है। इसमें नाम देखिए, सदाबहार, ज़्यादा नहीं देखना है। सदाबहार, उष्णकटिबंधीय शुष्क मिश्रित पतझड़, उष्णकटिबंधीय कांटेदार, सागवान, उष्णकटिबंधीय शुष्क धोकड़ा या मिश्रित पतझड़, और एक ये सदाबहार, ये वाला, ये सदाबहार है। अब इनके आधार पर हम मुख्य रूप से तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं राजस्थान में जो भी वन है उनको। एक तो ये देखिए, ये इलाका यहाँ इससे ऊपर की तरफ, इससे ये जो मैंने रेखा खींचे इसके ऊपर की तरफ देखिए, एक जैसा कलर है सबका। थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, लेकिन हमें उसे पकड़ कर नहीं बैठना है। पकड़ने का काम रटने वालों को, तो हमें सिर्फ समझना है। इस मैप का उद्देश्य यही है कि सिर्फ समझ में आ जाए ओवरव्यू किस प्रकार से होता है। तो ये बीच में रेखा खींच दी, इसके ऊपर यानी ये उत्तर और ये पश्चिम, उत्तर पश्चिम भाग में ये है कंटीले। क्या? कंटीला इलाका। कांटेदार झाड़ियाँ होती हैं, वर्षा कम होती है। वर्षा कम होती है तो पत्तियाँ छोटी होंगी और कांटेदार होंगी, कांटेदार वन होंगे। और दूसरा इसके ठीक नीचे ये दूसरा पर्णपाती। ये जो भी वन इस साइड में जितने भी वन है, ये पूरा का पूरा बता रहा हूँ, बाद में इनका विभाजन और कर दूंगा, लेकिन एक बार सीधा समझ लो। एक तो ये है पर्णपाती और ये कांटेदार, दो हो गए। फिर तीसरा देखिए, ये सिर्फ ये सिरोही वाला माउंट आबू वाला इलाका है ना, ये बिल्कुल नीले कलर में दिखाई दे रहा है, ये माउंट आबू वाला इलाका है। यहाँ सदाबहार हमेशा हरे भरे वन पाए जाते हैं। तो एक तो ये और एक ये तीन, मुख्य रूप से हमें तीन के बारे में याद रखना है। अब एक एक करके हम इनके बारे में समझेंगे। प्रश्न किस प्रकार के पूछे जाते हैं? तो सदाबहार वन अगर आ गए तो एक तो इनकी दिशा, राजस्थान में सदाबहार वनों की दिशा कौन सी है? दक्षिण और पश्चिम, दक्षिण पश्चिम में। इस प्रकार से प्रश्न पूछ लेते हैं। ये चित्र अगर हमें याद है तो। और कांटेदार वन पश्चिम भाग में या फिर उत्तर पश्चिम भाग में कांटेदार, और पतझड़ वन किस साइड में? ये पूर्वी मैदान, हाड़ौती मैदान। तो राजस्थान के अरावली पर्वतमाला उसके ठीक है पूर्व में, अरावली पर्वतमाला के पूर्व में या फिर दक्षिण पूर्वी भाग में पतझड़ वन है। तो इस प्रकार से सीधे के सीधे प्रश्न ऐसे पूछ लेते हैं। अब ये जो मिश्रित पतझड़ है, मिश्रित पतझड़ वन है, ये वाले, इनके आगे और विभाजन कर दिए गए हैं। यानी
इनके उप विभाग बना दिए। उनके बारे में समझना ज़रूरी है, क्योंकि प्रश्न ऐसे भी पूछ सकते हैं जैसे सागवान वन है, धोकड़ा वन है, बांस के वन है, खैर के वन है, पलास है, जिसे ढाक भी कहते हैं। इस प्रकार के अन्य भी इनके क्षेत्रीय नाम बनाकर अलग अलग भागों में विभाजित कर दिया गया है। पतझड़ वन है इनको, तो ये नाम भी हमें याद रखने। ये हमें जब विस्तार से इनके बारे में पढ़ेंगे तब एक एक करके हम जिलों की स्थिति, वर्षा, भौतिक व्यवस्था या भौतिक स्थिति, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। अब शुरुआत करते हैं यहाँ से। राजस्थान में वनों का विभाजन है। चैंपियन और सेठ के अनुसार 2 प्रकार के वन पाए जाते हैं। हमने पहले चर्चा कर लिया है। शुष्क उष्णकटिबंधीय पर्णपाती और उष्णकटिबंधीय कंटीले। राजस्थान में पर्णपाती कौन सी साइड में थे? पूर्वी मैदान अरावली से इस साइड में, और कंटीले अरावली से इस साइड में। ये अरावली है। ऐसे तो देखे थे मैप में, हमने देखे थे ना, ये अरावली है। इसके एक साइड तो पर्णपाती हो गए और दूसरी साइड क्या हो गए? कंटीले। फिर 1968 में किया था ये विभाजन, लेकिन इसको और गहराई से समझने के लिए वैज्ञानिक यहाँ तक सीमित नहीं रहे। उन्होंने और गहराई से इनका अध्ययन किया, गहन अध्ययन किया, और फिर आगे नवीन आंकड़े प्रदर्शित किए, बताए। तो अब फिलहाल वन रिपोर्ट जो 2023 की है, उसके अनुसार राजस्थान में वनों के प्रकार, हालांकि ये पहले भी बता दिए गए थे, लेकिन 2023 के अनुसार हम पढ़ेंगे। उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन नंबर 1। इसमें उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन कौन से हैं? ये मैप में देखिए, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन ये वाले दिखाई दे रहे हैं ना, यहाँ, यानी पश्चिमी राजस्थान में। तो 30 सेमी से कम वर्षा होती है, 30 सेमी से कम वर्षा, और 6.26% भाग जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर, बीकानेर, नागौर, जालोर, गंगानगर, हनुमानगढ़ आदि जिलों में। ये जिले बहुत ज़्यादा पूछते हैं दोस्तों, याद रखना। उष्णकटिबंधीय जो कांटेदार वन है, जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर, बीकानेर, नागौर, जालोर, गंगानगर और हनुमानगढ़। कहने का मतलब है, जो भौतिक व्यवस्था में हमने पढ़ा था, भौतिक स्वरूप में, कि राजस्थान में जो रेगिस्तान है, थार का मरुस्थल है, उसके 2 भाग बनाए थे, एक तो शुष्क, एक अर्ध शुष्क। तो जो शुष्क वाला इलाका था, यानी पश्चिमी राजस्थान, उसमें 30 सेमी से कम वर्षा वहीं तो थी। उस शुष्क इलाके वाले जो वन है, वो उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन कहलाते हैं। इसमें मुख्य वृक्ष कौन कौन से होते हैं? खेजड़ी, बाबुल नहीं है, ये बबूल है। क्या है? बबूल। किक्कर, किक्कर को बबूल कहते हैं। थुहर, केर, किक्कर, बेर, फोग, रोइडा, कंटीली झाड़ियाँ आदि पेड़ पाए जाते हैं, तथा घास भी पाई जाती है यहाँ। सेवण, दामण, मुरात, अंजन, करड़ है, ये करड़ नहीं है, करड़, करड़, सिरकानियाँ आदि घास पाई जाती हैं। तो घासों के प्रकार, प्रश्न ऐसे भी पूछे गए हैं कई बार कि निम्न में से कौन सी घास है? 3 अन्य नाम दे दिए और एक सेवण दे दिया। या निम्न में से कौन सी घास नहीं है? सेवण, दामण, मुरात, फोग। इस प्रकार से लिख दिया तो फोग घास में नहीं आता। तो ये याद रखना, सेवण, दामण, मुरात, अंजन, करड़, सिरकानियाँ ये घास के प्रकार हैं। जबकि खेजड़ी, बबूल, थुहर, केर, किक्कर, बेर, फोग, रोइडा, कंटीली झाड़ियाँ ये पेड़ हैं। और ज़िले कौन कौन से हैं? जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर, बीकानेर, नागौर, जालोर, गंगानगर
ये अरावली के इस साइड में ऊपर की तरफ शुष्क रेतीला मैदान था, रेगिस्तान। इसके दो भाग बनाए थे, शुष्क और अर्धशुष्क। तो जो अर्धशुष्क है इसको छोड़ दो, इसके और पश्चिम में ये वाला इलाका है, ये उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, कंटीले, ये इलाका है, समझ गए। इसके बाद देखिए, ये तो पढ़ लिया हमने। 30 सेमी से कम वर्षा होती है यहाँ, और 6.26% राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है, उसके सिर्फ 6.26% भाग पर ये उपलब्ध है। 6.26% का मतलब होता है राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,249 वर्ग किलोमीटर है। उस 3,42,239 किलोमीटर का आप 6.26% ज्ञात कर लो, चाहे 2041.52 वर्ग किमी आता है इसका 6.26% जब ज्ञात करते हैं तो इस प्रकार से जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर, बीकानेर, नागौर, जालोर, गंगानगर, हनुमानगढ़ आदि जिले, खेजड़ी, बबूल, थुर, खैर, किक्कर, बेर, फोग, रोयडा, कंटीली झाड़ियाँ आदि पेड़ हैं, और श्रवण, धामण, मुरात, अंजन, करड़, सिरकानियाँ आदि घास पाई जाती है। आगे देखिए दूसरा, पतझड़, उष्णकटिबंधीय शुष्क तथा मिश्रित पतझड़ वन। ये पतझड़ वन 50 से 80 सेमी वर्षा, यहाँ 50 से लेकर 80 सेमी वर्षा होती है, और 28.38% क्षेत्र में पाए जाते हैं। उदयपुर, जयपुर, सलूम्बर, बांसवाड़ा, सिरोही, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, सवाईमाधोपुर, कोटा, बारां, झालावाड़, डूंगरपुर, बूंदी, अजमेर, ब्यावर, भरतपुर, धौलपुर, अलवर आदि जिलों में विस्तृत हैं। ध्यान से देखिए, यहाँ पर दक्षिणी जिला बांसवाड़ा आ चुका है, पूर्वी जिला धौलपुर आ चुका है, उदयपुर आ चुका है, और दक्षिण पश्चिम में सिरोही ये भी आ चुका है, दक्षिण पूर्व में झालावाड़ ये भी आ चुका है। कहने का मतलब है ये पूरा का पूरा एरिया अरावली पर्वतमाला है, इसके पूर्वी भाग का, दक्षिण पूर्वी भाग का या पूर्वी भाग का पूरा एरिया कवर करता है, और इसके आगे अन्य भागों में विभाजन भी किया जाना स्वाभाविक है, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा एरिया है, इसमें वर्षा की विभिन्नता पाया जाना स्वाभाविक सी बात है। तो उसी प्रकार से पेड़ों में भी विभिन्नता पाई जाएगी, लेकिन मोटे रूप से हम इसको उष्णकटिबंधीय शुष्क मिश्रित पतझड़ वन कह सकते हैं। पतझड़ की जगह पर्णपाती भी आ सकता है नाम। और उष्णकटिबंधीय का मतलब क्या है? कर्क रेखा राजस्थान के अंदर से होती हुई गुजरती है डूंगरपुर बांसवाड़ा से, और उसके कर्क रेखा होने की वजह से सूर्य कर्क रेखा पर पहुंचता है 21 जून को। तो यहाँ इसके सारे उष्ण यानी गर्मी ज़्यादा होगी, तो उष्ण कटिबंध पाया जाता है। ये उष्ण कटिबंध वैसे तो उपोष्ण बन जाता है इसके ऊपर, लेकिन उष्ण भी है। ये जो भूमध्य रेखा और कर्क रेखा बीच वाला भाग उष्ण कटिबंध होता है। तो उष्ण कटिबंध और इसके सारे होने की वजह से ये उष्ण कटिबंधीय पाया जाता है। और साथ में शुष्क सूखा भी है, मिश्रित पतझड़ है। यहाँ सालर, बांस, पलास इस क्षेत्र का मुख्य वृक्ष है। खस, खेर, महुआ, केर, ओक, धोकड़ा आदि वृक्ष पाए जाते हैं। अब जिस प्रकार के ये वृक्ष हैं, जैसे ये सालर आ गया, तो जितने क्षेत्र में ये सालर वृक्ष पाया जाता है उसको इनका विभाजन करते समय सालर वन नाम से पुकार दिया। और ये बांस है, जिस क्षेत्र में बांस पाए जाते हैं ज़्यादा, उसको बांस वन के रूप में सुशोभित कर दिया। फिर ये पलास या इसको डाक भी बोलते हैं, तो जहाँ डाक है वो डाक वन या पलास वन के नाम से पुकारे गए। खेर है वो खेर वन, महुआ, केर, ओक, धोकड़ा, ये धोकड़ा इमारती लकड़ी आपने नाम सुना होगा, और धोकड़ा भी सुना होगा। ये नाम आगे हम एक एक करके टीक, सागवान, ये है ना, इनके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो सागवान जहाँ ज़्यादा पाए जाते हैं वो सागवान वन। अब
हमें सिर्फ एक बार इतना ही समझना है कि उष्णकटिबंधीय शुष्क मिश्रित पतझड़ है। ये वन 50 से 80 सेमी की वर्षा के बीच, राजस्थान में 50 से 80 सेमी वर्षा कहाँ पाई जाती है? आर्द्र, उप आर्द्र और अति आर्द्र। तो आर्द्र इलाका है जहाँ हमने भौतिक स्वरूप पढ़ते समय देखा था कि पूर्वी मैदानी भाग वाला इलाका है, वो लगभग इस एरिया को कवर करता है। उष्णकटिबंधीय शुष्क तथा मिश्रित पतझड़ पूर्वी मैदान में पाए जाते हैं ज़्यादातर। ये मोटा मोटी याद रखना, बाकी तो हम आगे इनका विभाजन कर देंगे। और 28.38% क्षेत्र में विद्यमान है। जिले बता दिए: उदयपुर, जयपुर, सलूम्बर, बांसवाड़ा, सिरोही, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर, कोटा, बारां, झालावाड़, डूंगरपुर, बूंदी, अजमेर, ब्यावर, भरतपुर, धौलपुर, अलवर। ये मुख्य इसके जिले हैं। प्रश्न में पूछ लेते हैं कि उष्णकटिबंधीय शुष्क तथा मिश्रित पतझड़ कहाँ पाए जाते हैं, कौन से जिले में पाए जाते हैं? ए में लिख देते हैं बीकानेर, एक लिख दिया बीकानेर, एक लिख दिया जालोर, एक डूंगरपुर और एक जैसलमेर। इस प्रकार 4 ऑप्शन देते हैं: जालोर, बीकानेर, जैसलमेर, डूंगरपुर। तो ये डूंगरपुर आया है यहाँ पर। उष्णकटिबंधीय शुष्क तथा मिश्रित पतझड़ वन किस जिले में पाए जाते हैं? डूंगरपुर में। इस प्रकार ऑप्शन के आधार पर हमें इनका उत्तर देते हैं। तो ऑप्शन में ज़्यादातर तो ऑप्शन इसी प्रकार से देंगे कि वो एक तो अरावली पर्वतमाला के पश्चिम भाग वाले जिलों का नाम देंगे और उसमें भी ज़्यादातर जो शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र था उसके ज़िले, और दूसरा फिर पूर्वी मैदान के। तो ये याद रखना, चित्र के माध्यम से हमने समझ भी लिया इनको। आगे वन है, वृक्ष कौन कौन से हैं इनके बारे में एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। सालर, बांस, पलास, खस, खैर, महुआ, कैर, ओक, धोकड़ा, ये वृक्ष हैं। कई तो जानते हैं लेकिन कई बच्चे समझते होंगे कि आखिर ये वृक्ष हैं कौन से। अगर आपने नहीं इनके बारे में सुना है तो विस्तार से हम आगे इस वीडियो में और समझने का प्रयास करेंगे, चिंता नहीं करें। फिर देखिए, जैव विविधता के आधार पर इन्हीं वनों की बात चल रही है जो उष्णकटिबंधीय शुष्क तथा मिश्रित पतझड़ वन है। इन वनों को निम्न प्रकार से आगे विभाजित किया गया है। ये विभाजन हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन पहले जो तीसरा सदाबहार वन वाला वो टॉपिक हम अलग कवर कर लेते हैं। तो एक तो उष्णकटिबंधीय जो कंटीले वन थे वो, और दूसरा पतझड़, और तीसरा सदाबहार वन है वो हमें पढ़ते हैं। जैसे ये देखिए उपोष्णकटिबंधीय सदाबहार वन या अर्ध उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। अर्ध उष्ण या उपोष्ण हमने शुष्क और अर्ध शुष्क पढ़ा था ना। तो ये अर्ध उष्ण इलाके में, अर्ध शुष्क इलाके में है उपोष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। यहाँ 125 से 150 सेमी वर्षा होती है। सदाबहार वन है, यहाँ देखिए 125 से लेकर 150 सेमी वर्षा होती है। कंटीले वन थे वहाँ एक एक करके मैं दोबारा दोहरान करवा रहा हूँ आपको। कंटीले वन थे नंबर 1, वहाँ 30 सेमी से कम वर्षा, और दूसरे थे पर्णपाती वन या पतझड़ वन, वहाँ 50 से 80 सेमी वर्षा। यहाँ 125 से 150 सेमी वर्षा है। सदाबहार वन है ये। अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में स्थित है, ऊंचाई ज़्यादा है, लगभग 0.39%, लगभग 0.39% है। ये क्षेत्र अपने आप में विस्तृत है। केवल माउंट आबू के चारों ओर का क्षेत्र है। ये प्रतिशत निकालने पर 52 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है, इसमें फैले हुए हैं। 52 किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए हैं, जहाँ मिलने वाले 830 प्रकार की वनस्पति। कितने प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? 830 प्रकार की। और प्रजातियों में से डिक्लिप्टेरा
ये एक वनस्पति का नाम है डिक्लिप्टेरा अबुएनसिस, वह है तो संपूर्ण विश्व में केवल इसी क्षेत्र में मिलती है। संपूर्ण विश्व है उसमें ये जो वनस्पति है डिक्लिप्टेरा अबुएनसिस, ये सिर्फ और सिर्फ यहीं मिलती है अब्बू क्षेत्र में, और पूरे विश्व में कहीं नहीं मिलती है ये वनस्पति, इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाती है। वैसे तो यहाँ 830 प्रकार की वनस्पतियाँ हैं, लेकिन ज़्यादातर वनस्पतियाँ अलग स्थानों पर भी मिल सकती हैं, दूसरे वन है उनमें भी, लेकिन ये वनस्पति सिर्फ यहीं मिलती है। इन वनों में कौन कौन से पेड़ हैं? शीर्ष, बांस, बेल, जामुन, रोइडा आदि वृक्ष पाए जाते हैं। दोबारा देखिए, शीर्ष, बांस, बेल, जामुन, रोइडा आदि। और ये वन है सघन और वर्ष भर हरे भरे रहते हैं, हमेशा यहाँ हरियाली रहती है। सघन यानी बीच में क्षेत्र इनके बहुत कम है, एक से दूसरे पेड़ के बीच में दूरी कम है। सघन हैं ज़्यादा है, तो सघन वर्ष भर हरे भरे रहने वाले 125 से लेकर 150 सेमी की बीच की वर्षा, और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ये बेसादा में ऊंचाई भी पूछ सकते हैं, तो अधिक ऊंचाई में वर्षा भी पूछ सकते हैं। 125 से 150 सेमी वर्षा राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो ये वर्षा बहुत अधिक वर्षा है, लगभग 0.39% क्षेत्र में विस्तृत हैं, और माउंट आबू के चारों ओर 52 किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए हैं। यहाँ कितने प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? 830 प्रकार की। इनमें से एक ऐसी वनस्पति है जो सिर्फ यहीं पाई जाती है, वो कौन सी है? डिक्लिप्टेरा अबुएनसिस। और इन वनों में शीर्ष, बांस, बेल, जामुन, रोइडा आदि वृक्ष पाए जाते हैं। ये सघन है और वर्ष भर हरे भरे रहते हैं। इस प्रकार हमने तीनों प्रकार के जो वन है ये पढ़ लिए हैं। अब जो दूसरा प्रकार था पतझड़ वाला, उसके अलग अलग भाग बना दिए, उनके बारे में भी हम समझ लेते हैं। जैसे ये देखिए, नंबर 1 शुष्क सागवान वन। जैव विविधता पाई जाती है वनों में अलग अलग, उसके आधार पर इसके अलग भाग बनाए गए हैं। उप विभाग कौन कौन से हैं? शुष्क सागवान वन है, ये 75 से 110 सेमी के बीच की जो वर्षा होती है उसमें पाए जाते हैं, और 6.86% भाग कवर करते हैं। पत्ती इनकी चौड़ी होती हैं। शुष्क सागवान वनों की बात कर रहे हैं, पत्ती चौड़ी हैं, 6.86% भाग कवर करती हैं, 75 से 110 सेमी वर्षा होती है। और चौड़ी पत्ती वाले मानसूनी वन, ये मानसूनी वन है। राज्य के दक्षिणी भाग विशेष रूप से बांसवाड़ा, डूंगरपुर, दक्षिणी उदयपुर, सुलुम्बर, दक्षिणी चित्तौड़गढ़, कोटा, बारां, झालावाड़, प्रतापगढ़ जिलों में पाए जाते हैं, जहां 250 से लेकर 450 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। और सागवान यहाँ का मुख्य वृक्ष है, इसी वजह से इसे सागवान वन बोलते हैं। और पेड़ कौन कौन से हैं? बरगद, आम, तेंदू, गुल्लर, महुआ, साल, खैर आदि अन्य वृक्ष पाए जाते हैं। ये सागवान वन कौन सा है, हम एक बार मैप में देख लेते हैं। ये जो कलर दिखाई दे रहा है सागवान वन में, ये कलर दिखाई दे रहा है ना, इस प्रकार का इस मैप में जो कलर है ये सागवान वनों को प्रदर्शित कर रहा है। तो जो ये इस कलर वाले ज़िले हैं इनमें ज़्यादातर सागवान वन पाए जाते हैं। वैसे थोड़े बहुत इधर उधर हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मोटा मोटी हमें समझना है, ये जो इस कलर में ज़िले हैं यहाँ पर सागवान वन पाए जाते हैं। फिर है बांस के जंगल। आदिवासियों का हरा सोना, बांस को कहते हैं आदिवासियों का हरा सोना। विश्व की सबसे लंबी घास, ये पेड़ नहीं है दोस्तों, बांस एक प्रकार की घास होती है, तो इसको विश्व की सबसे लंबी घास कहते हैं। अगर
ऐसा पूछा जाए प्रश्न में, निम्न में से कौन सी घास है, तो 3 पेड़ों के नाम दे दिए और एक बांस का नाम दे दिया, तो बांस एक घास ही है। उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, कोटा एवं 12 जिलों में विस्तृत हैं। सबसे अधिक बांसवाड़ा जिले में पाए जाते हैं बांस। तो दूसरा हो गया बांस। और तीसरा देखिए खैर के वन। कौन से? खैर के वन बांसवाड़ा, 12, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर में विस्तृत हैं। खैर का एक पेड़ होता है, उस पेड़ की जो छाल होती है उसको कथोड़ी जनजाति है वो आंधी तकनीक एक तकनीकी है, उसके माध्यम से कत्था प्राप्त करती है। कौन सी जनजाति? कथोड़ी जनजाति। तो कत्था शब्द आगे आएगा दोस्तों। कत्था से संबंधित प्रश्न पूछा गया है कई बार। कत्था किस पेड़ की छाल से प्राप्त किया जाता है? तो खेर की छाल। और छाल क्या होती है? वैसे तो आप सब जानते हैं, समझदार हैं, लेकिन कई बच्चे जो नहीं जानते हैं उनको बता देता हूँ। जैसे ये पेड़ है, पेड़ के ऊपर, पेड़ की त्वचा समझ लो, पेड़ के ऊपर जो छाल होती है, ऊपरी हिस्सा पेड़ का, अंदर से तो सख्त आ जाती है लकड़ी, लेकिन पेड़ का जो तना वो ढका रहता है वो छाल होती है। पेड़ की त्वचा या पेड़ की चमड़ी वो छाल है, उस छाल से कत्था बनाया जाता है। तो कत्था किससे बनाया जाता है? वृक्ष की छाल से। खेर वृक्ष है उसकी छाल से। एक ऑप्शन में ऐसे भी आ सकता है तने से, तो किससे बनता है? छाल से। और कौन सी जनजाति? कथोड़ी जनजाति। किस तकनीक से बनाती है? आंधी तकनीक से। कहाँ पाए जाते हैं खेर के वन? बांसवाड़ा, 12, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर। कहने का मतलब है दक्षिणी। सालर वन ये गोंद का सबसे अच्छा स्रोत है। भगवान विष्णु का पवित्र वृक्ष है। 450 मीटर की ऊंचाई पर है। पर्वतीय क्षेत्रों में सलूम्बर, राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ जिलों में, सिरोही, अजमेर, ब्यावर, अलवर, सीकर, जयपुर जिलों में। कहने का मतलब ऊपर तक चला गया है। तो पूर्वी मैदान के भाग। इसके बाद में हमने ये पढ़ लिए हैं उपोष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, 830 प्रकार की वनस्पति पढ़ा था ना। तो यहाँ कहने का मतलब है आपसे जब जिलों के बारे में पूछा जाए तो एक तो जो उष्णकटिबंधीय कंटीले वन थे उनको याद रखना, और एक पतझड़ वनों को याद रखना, और एक सदाबहार वन, सदाबहार सिरोही वाला इलाका, उनको याद रखना। तो सिरोही जिला माउंट आबू क्षेत्र वाला 52 किलोमीटर का था ना। और दूसरा पतझड़ में पूर्वी मैदान, हाड़ौती मैदान, ये सारे आ जाते हैं, हाड़ौती क्षेत्र है। और साथ में अर्ध शुष्क वाला क्षेत्र है, जहाँ कौन से वन थे? धोकड़ा वन थे ना अर्ध शुष्क में। अरावली के पश्चिमवर्ती अर्ध शुष्क क्षेत्रों में सीकर, झुंझुनू, जालोर, फलोदी, जोधपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, जयपुर, इनके बारे में थोड़ा याद कर लेना। और धोकड़ा वन है, ये धोकड़ा वनस्पतियाँ, इनके बारे में हम आगे और समझ लेंगे। इसके अतिरिक्त एक छोटी सी जानकारी और मैं आप तक प्रेषित करना चाहता हूँ इस वीडियो में। वैसे वीडियो काफ़ी बड़ा होने वाला है, लेकिन हम थोड़ी सी जानकारी और अर्जित कर लेते हैं। हमने वनों के प्रकार पहले तो 1968 में विभाजन किया गया था वो पढ़ लिया, और फिर आजकल जो विभाजन किया गया है उनके बारे में पढ़ लिया। अब हमें जो प्रशासनिक दृष्टि से है वो विभाजन, उनके बारे में थोड़ा सा हम और पढ़ लेते हैं। जैसे राज्य में प्रशासनिक दृष्टि से वनों का वर्गीकरण 31 मार्च 2023 को किया गया था। उसके अनुसार वैसे प्रशासनिक दृष्टि से राजस्थान वन अधिनियम 1953 के अनुसार वनों का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है। ये अधिनियम कब बना था? 1953 में। उसके अनुसार एक तो आरक्षित वन, एक सुरक्षित या संरक्षित वन, एक अवर्गीकृत वन। यहाँ से भी बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों, और आगे भी पूछने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है बहुत ही छोटा सा टॉपिक, लेकिन यहाँ से प्रश्न काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आरक्षित वन कौन से होते हैं, सुरक्षित वन कौन से होते हैं, और अवर्गीकृत वन कौन से होते हैं, बस इतना समझ लो आप। मैं सीधा सा बता रहा हूँ आपको। आरक्षित का मतलब है मत काटो, पेड़ को काटना नहीं, बंद है। आरक्षित नंबर 1 दे दिया, आरक्षित पेड़ मत काटो, पेड़ पौधे काटना मना। अवर्गीकृत है, इसमें पेड़ पौधे काटने की छूट है, कोई रोक टोक नहीं। अवर्गीकृत में पेड़ पौधे काटने की छूट नहीं है। आरक्षित में
पेड़ पौधे काटने पर प्रतिबंध है, जबकि यहाँ छूट है। अवर्गीकृत वन है, यहाँ पेड़ पौधे काटने की छूट है, कोई प्रतिबंध नहीं है, जबकि यहाँ प्रतिबंध है। बस दो याद रख लो, सुरक्षित या संरक्षित यह शब्द है, इसका मतलब है थोड़ी थोड़ी छूट है, पाबंदी भी है और छूट भी। कहने का मतलब है थोड़ा ध्यान में रखते हुए पेड़ पौधों काटिए, ज़्यादा विनाश भी नहीं करना है, थोड़ी थोड़ी समय के अनुसार छूट दी जाती है। तो ये तो बीच का मान लो दोनों के, यहाँ पूर्ण रूप से छूट है, यहाँ छूट नहीं है, और इसमें थोड़ी बहुत छूट है। इस प्रकार से तीनों का वर्गीकरण हो गया। ये प्रशासनिक दृष्टि से है। अब छूट है, इसका मतलब है आप समझ जाओ कौन सा क्षेत्र होना चाहिए। जहाँ पेड़ पौधे काटने की छूट है, ये बीकानेर इलाका अवर्गीकृत वन है, ये ज़्यादातर बीकानेर में पाए जाते हैं, बीकानेर माना गया मुख्य इसका। और आरक्षित वन है जहाँ बिल्कुल भी छूट नहीं है पेड़ पौधे काटने की, ये उदयपुर माना गया है। उदयपुर में पेड़ पौधे काटने की छूट नहीं है, यहाँ अवर्गीकृत है, यहाँ बीकानेर वाला इलाका, यहाँ छूट है। जबकि ये बीच का इलाका सुरक्षित या संरक्षित, यहाँ ऊपर अनुस्वार है, इसी से समझ लो आप, सह के ऊपर अनुस्वार है, बिंदु है, तो 12 में भी ऊपर अनुस्वार है, 12। वैसे तो बांसवाड़ा में भी अनुस्वार है, लेकिन 12 बीच वाला मानना है हमें। 12 में इस प्रकार के ज़्यादा वन पाए जाते हैं जो सुरक्षित हैं। सुरक्षित वन ज़्यादा 12 में, अवर्गीकृत बीकानेर में और आरक्षित उदयपुर में। ये जिलों की स्थिति देख लीजिए आप। और फिर हम पढ़ते हैं, इस प्रकार के वन राज्य वनों के 36.99% भाग में पाए जाते हैं आरक्षित वन। इन वनों में लकड़ी काटना व पशु चराना अपराध माना जाता है, अर्थात पशु चराना भी मना है, लकड़ी काटना भी मना है। राज्य में सर्वाधिक आरक्षित वन उदयपुर में पाए जाते हैं, सबसे मूल्यवान माने जाते हैं। ये सबसे मूल्यवान भी हैं। प्रश्न एक बार ऐसे भी पूछा गया था कि सबसे मूल्यवान इनमें से कौन से हैं, तो आरक्षित सबसे मूल्यवान है, उदयपुर में पाए जाते हैं, यहाँ पशु चराना लकड़ी काटना मना है। सुरक्षित या संरक्षित वन, इस प्रकार के वन 56.51% भाग में पाए जाते हैं। यहाँ पर पशु चराने लकड़ी काटने में कुछ शिथिलता बरती जाती है, पूर्ण रूप से नहीं, कुछ यानी थोड़ी बहुत शिथिलता दी जाती है। राज्य में सर्वाधिक सुरक्षित वन 12 में है, कहाँ पर है, 12 में। और अवर्गीकृत वन है, इस प्रकार के वन राज्य के वनों के 6.50% भाग में पाए जाते हैं, सिर्फ 6.50% भाग में। और इन वनों में लकड़ी काटने व पशु चराने पर सरकारी प्रतिबंध नहीं होता है, सरकारी रोक टोक नहीं है। और राज्य में सर्वाधिक अवर्गीकृत वन बीकानेर में पाए जाते हैं। तो सबसे कम क्षेत्र में कौन से हैं? अब प्रश्न यहाँ मैं एक प्रश्न बना रहा हूँ, आप देखिए, ये 6.50% भाग और ये 56.51% भाग, ये 36.99% भाग। तो सबसे ज़्यादा कौन से वन है? सुरक्षित या संरक्षित वन, ये सबसे ज़्यादा हैं। और सबसे कम कौन से हैं? अवर्गीकृत और बीच के 36.99% आरक्षित वन। तो इनको क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो सबसे ज़्यादा सुरक्षित है, और फिर 2 नंबर पे आरक्षित है, और 3 नंबर पे अवर्गीकृत है। और प्रतिबंध आरक्षित में, छूट अवर्गीकृत में, और बीच का रास्ता यानी थोड़ी शिथिलता सुरक्षित में। इस प्रकार से दोस्तों आज के लिए इतना ही। हमने वनों के बारे में जो महत्वपूर्ण समझने वाली बातें थी वो समझ ली हैं। अब इनसे संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्दावली के माध्यम से हम आगे एक वीडियो और समझेंगे। उसमें प्रत्येक बिंदु के बारे में हम समझते जाएंगे, और पीछे परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है वो किस प्रकार से, वैसे तो ये जो मैंने बताए आज ये भी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है, किसी भी तरीके से पूछे गए हों चाहे, लेकिन आगे हम जो बच गए उनके बारे में थोड़ा आगे अगले वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा ये तो आप कमेंट में बताओगे तभी पता चलेगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।
जय हिंद।